हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी IQs यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट को। इन दो इवेंट्स को हम समझेंगे और डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स रहा, कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स रहा, अंग्रेजी सरकार का क्या रिस्पॉन्स था। तो इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है सो मेक श्योर कि स्टडी IQ के चैनल पर जाके आप मेरे नाम से वहाँ पर प्लेलिस्ट ढूंढें। हिस्ट्री की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और पिछले सारे सेशंस को ज़रूर देखें, क्योंकि जैसा कि मैंने हमेशा से आपको बोला है कि ये एक पूरी की पूरी सीरीज है, सभी सेशंस आपस में इंटरलिंक्ड हैं, राइट। सो अगर आप किसी भी एक सेशन को मिस करते हैं तो कहानी की एक कड़ी आपसे छूट जाएगी। सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दोज सेशंस। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है, उन सेशंस में हमें मिलेगा क्या, फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल नॉलेज को जोड़कर हम चल रहे हैं। दोनों फैक्चुअल और कंसेप्चुअल नॉलेज दोनों को हम सटीकता से तैयार करते हुए चल रहे हैं, राइट। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा ही है कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये लेक्चर्स मेरे सूटेबल रहेंगे, भले ही आप किसी एक दिवसीय एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या UPSC प्री या मेंस अगर आप देना चाह रहे हो, तो फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैं पूरी तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं आपकी। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि दीज सेशंस आर ओनली फाउंडेशनल, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा ही। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं मेरे सेशंस के बारे में, मैं पहले से ही क्लियर कर देना चाह रहा हूं। कंसिडर इट टू बी अ डिस्क्लेमर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में बोलते हैं कि ये पॉइंट आपने ज़्यादा बता दिया, ये पॉइंट जो है वो नहीं मेंशन किया, क्योंकि ये एक फाउंडेशनल सेशन है। आगे आने वाले सेशंस में मैं इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करता जाऊंगा। तभी मैं बोल रहा हूं कि जुड़े रहिए, कॉन्सेप्ट तैयार करते जाइए, धीरे धीरे फैक्ट अपने आप जुड़ते जाएंगे। फैक्ट्स की टेंशन मत लीजिए, आप कॉन्सेप्ट तैयार करने पर जो है वो फोकस रखिए अपना। धीरे धीरे मैं फैक्ट्स को जोड़ता चला जाऊंगा, ठीक है। और अगर आप CSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। वो लिंक होगा स्टडी IQ की लर्निंग एप्लीकेशन का। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर। उस एप्लीकेशन में आपको CSE से रिलेटेड एक पूरा थरो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। उस कोर्स को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 1300 से प्लस वीडियोज, प्लस डेली के करंट अफेयर, डेली के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, पूरा का पूरा पैकेज UPSC की तैयारी के लिए अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। उसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस उस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मेक श्योर यू चेक दैट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कीजिएगा एप्लीकेशन को, बहुत सारा मटेरियल है उस पर। सो हैविंग सेड दिस, शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है, आज हमें शुरुआत करनी है रॉलेट एक्ट से। तो आज हम सबसे पहले रॉलेट एक्ट को समझते हैं, थोड़ी सी पृष्ठभूमि बांधते हैं पहले, बैकग्राउंड जैसे कि हमेशा की तरह हम तैयार करते हैं हर एक टॉपिक का, तो रॉलेट एक्ट का भी बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। सो इससे पहले जो सेशन मैंने आपको कराया है, गांधी जी भारत आए और गांधी जी ने 3 मुख्य जो है वो सत्याग्रह किए, जहां से उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह को प्रैक्टिस करना शुरू किया कि मास लेवल पर मैं ले जा सकता हूं या नहीं, राइट। अब गांधी जी वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी घटना घटे जिसको मुद्दा बनाकर सत्याग्रह को मास लेवल पर जो है वो शुरू किया जा सके और बड़े लेवल पर, यानी कि मतलब नेशनल लेवल पर सत्याग्रह को जो है वो मैं शुरू करूं। ऐसा एक कोई बड़ा मुद्दा जो है वो गांधी जी खोज रहे थे और वो बड़ा मुद्दा आया रॉलेट एक्ट के नाम से, राइट। अब रॉलेट एक्ट क्या है, तो उसके लिए और थोड़ा पीछे चलते हैं विश्व युद्ध की तरफ। सो विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है वो उलझा हुआ है, यूरोप आपस में लड़ रहा है पूरा का पूरा, और भारत से ब्रिटेन ने ये मतलब आग्रह किया कि आप हमारा साथ दीजिए। अगर विश्व युद्ध में आप हमारा साथ देते हैं तो विश्व युद्ध के बाद हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जो कि क्या होगा, जिसमें हम डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में एस्टेब्लिश करने के लिए काम करेंगे, जो कि उन्होंने डिक्लेयर किया बाय द मॉन्टैग डेक्लेरेशन। आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे मॉन्टैग डेक्लेरेशन कब की गई थी, राइट। सो मॉन्टैग डेक्लेरेशन में बताया गया कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाएगी, लेकिन कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, कितने समय में की जाएगी, ये सारी चीजें नहीं बताई। जस्ट उन्होंने हमें एक, आप बोल सकते हैं कि एक मीठी गोली दे दी कि करेंगे, और बोला कि हमारा साथ दो, हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जो कि उसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के तरफ ही, उसी डायरेक्शन में जो है वो काम करेंगे। सो गांधी जी और उनके साथ जो अन्य कई नेता हैं उस समय जो एक्टिव थे, चाहे वो एनी बेसेंट हो, BG तिलक हो, उन्होंने
चाहे होम रूल मूवमेंट चल रहा था, लेकिन स्टिल अंग्रेजी सरकार का साथ जो है वो कई जगहों पर दिया उन्होंने। खासकर गांधी जी ने बढ़ चढ़कर भारतीयों से आग्रह किया कि आप अंग्रेजों का साथ दें। गांधी जी ने बोला कि गांधी जी ने इनफैक्ट सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, और गांधी जी के कहने पर कई जगहों के लोग जो है वो सेना में भर्ती भी हुए। लेकिन मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स मैंने आपको कराया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे मैंने एक टोटल टॉपिक लिया है फ्रॉम 1858 टू 1947 के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मैंने करा दिए। उसमें इंडियन काउंसिल्स एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 वाला, ये सब जो है मैंने करा दिए ये, ठीक है। और अगर आप एक ही टॉपिक में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आगे कुछ समय में मैं माइक्रो एनालिसिस के जो टॉपिक्स लेकर आऊंगा उसमें मैं स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे हम, राइट। सो आगे आने वाले कुछ सेशंस में वो टॉपिक भी आएगा। लेकिन अगर आप एक ओवरव्यू चाहते हैं, फाउंडेशन चाहते हैं, वो टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। लेकिन अब दैट मीन्स अगर आपने देखा है वो टॉपिक तो आप जानते हैं कि किस तरह जो है वो एक डायरकियल सिस्टम भारत में एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी प्रोविंशियल लेवल पर, राइट। और भारतीयों को यह भरोसा दिलाया गया था कि भारतीयों को हम एक क्या देने जा रहे हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट देने जा रहे हैं, एक धीरे धीरे हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, ठीक है। लेकिन सभी को पता था, जो ब्रिटेन में उनका ओपोजिशन बैठा है उन्होंने भी रूलिंग पार्टी को जो है वो क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये तो आप साफ साफ बेवकूफ बना रहे हैं भारतीयों का। सो मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और उसके बेसिस पे जो एक्ट बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट, उस एक्ट के बारे में सभी लोग जो है वो जानते थे कि ये भारतीयों के हित में नहीं है। इनफैक्ट गांधी जी ने तो यहां तक कहा कि भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए कानून लाया गया है, भारतीयों को आजादी देने के लिए नहीं, भारतीयों को और गुलाम बनाए रखने के लिए कानून लाया गया है। आप प्रीवियस सेशन देखिए, अगर नहीं देखा है आपने, या अगर आप प्रीवियस सेशन नहीं देखना चाहते तो कुछ समय और संयम रखिए, एक डिटेल एनालिसिस आने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, राइट। सो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना था। अब यहां पर आप ये जो पूरा डेकेड है 1920 वाला, इसमें घटनाएं क्या क्या हो रही हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया ना पॉलिटिकल शक्तियां क्या क्या हैं। मॉडरेट्स जो है वो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद मॉडरेट्स जो है वो उसी इल्यूजन में है कि अंग्रेजी सरकार हमारा साथ दे रही है। मुस्लिम लीग भी उसी इल्यूजन में था। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट पास आए, मुस्लिम लीग भी जुड़ा। ये सारा मैंने करा दिया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लखनऊ पैक्ट वाला टॉपिक जरूर देखें। और फिर उसके अलावा जो एक्सट्रीमिस्ट घटनाएं घटी, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जो हुआ, जगह जगह पर जो अंग्रेजी दफ्तरों पर आक्रमण करके उनकी आर्मरीज को लूटा गया, वो सारी चीजें मैंने आपको कराई है डिटेल में। सो दैट मीन्स ये जो अंग्रेजों के हिसाब से जो टेररिज्म और भारत के हिसाब से जो रेवोल्यूशनरी घटनाएं घटी, इन टेररिज्म या रेवोल्यूशनरी घटनाओं को कंट्रोल या कंडेम करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कानून लाया, रॉलेट एक्ट। लेकिन अगर आप थोड़ा और ब्रॉड सेंस में देखें तो ये फिर से कैरेट और स्टिक की नीति है। ये अगेन पॉलिसी है कैरेट और स्टिक की, वही पॉलिसी जो हमें मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में देखने को मिली थी कि हमारे रिफॉर्म्स या तो मान लो, नहीं तो फिर आपको जेल भेज देंगे, जैसा कि हुआ भी था। वहां पर मॉडरेट्स और मुस्लिम लीग ने रिफॉर्म्स को मान लिया था और एक्सट्रीमिस्ट को जेल भेज दिया गया था और कईयों को डिपोर्ट कर दिया गया था। कर चुके हैं हम कवर वो चीज। वही सेम कैरेट और स्टिक की पॉलिसी वो इस बार लेकर आए थे मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से कि अगर आपने मानना है तो ठीक है, और अगर नहीं मानेंगे तो रॉलेट एक्ट आ रहा है, राइट। जो नहीं मानेगा कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को वो प्रोटेस्ट करेगा, और जो प्रोटेस्ट करेगा उस प्रोटेस्ट को सिडिशियस बताकर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी वारंट। उस व्यक्ति पर ट्रायल नहीं किया जाएगा, कोई जरूरत नहीं है ट्रायल करने की, और उसको 2 साल तक जेल में भेजा जा सकता है। उससे आगे, उससे ज्यादा भी भेजा जा सकता है, लेकिन 2 साल का प्रावधान रखा गया। दिस वाज रॉलेट एक्ट। ये थी कैरेट और स्टिक की पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मान लो, नहीं तो रॉलेट एक्ट। अब देखिए कैसे खेल रहे हैं अंग्रेज। उस समय रेवोल्यूशनरी घटनाएं घट रही थी जिनको टेररिज्म बताया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा, और भारतीय जो नॉन वायलेंट को जो प्रीच करने वाले लीडर्स थे जैसे कि महात्मा गांधी, उन्होंने कहा कि ये जो वायलेंस हो रहा है भारत में इसको कंडेम करो, और अगर आप वायलेंस कर रहे हो तो अंग्रेजी सरकार आपको सजा देगी और मैं बीच में नहीं आऊंगा। उनका सिंपल स्टांस था। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि किस तरह गांधी जी ने भारत में आते ही डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे इस तरह की जो है वो
सोच है। अगर चाहते हैं आप कि मैं आपके साथ जुड़ूं तो नॉन वायलेंस आपको बरकरार रखना पड़ेगा। किसी भी तरह के वायलेंस का मैं सपोर्ट नहीं करता। अगर वायलेंस आप कर रहे हैं और अगर आपको अंग्रेजी सरकार सजा दे रही है तो मैं, हो सकता है कि मैं आपका साथ ना दूं, क्योंकि मेरे मेरे जो खुद की पॉलिसीज हैं मुझे अलाउ नहीं करेंगी। ऐसा गांधी जी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे। ठीक है, दैट मीन्स जितनी भी रेवोल्यूशनरी घटनाएं घटी थी या घट रही थी उस समय, और जितने भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, गांधी जी वॉज वेरी क्लियर कि इन लोगों को सजा दें, अंग्रेजी सरकार सजा दें, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब अंग्रेजी सरकार रेवोल्यूशनरी घटनाएं जो हो रही थी या जो भी उनके अकॉर्डिंग जो भी टेररिज्म कर रहा था या टेररिस्ट जो भी थे, उनको तो सजा देनी ही थी। लेकिन जो मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के विरोध में भी आएगा उसको भी सजा मिलेगी, राइट, रॉलेट एक्ट के चलते। यानी कि कोई उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं रखा, उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा कि कोई सिविल लिबर्टीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई अगर अकाल पड़ा है, कोई अगर प्लेग आया है उसके लिए अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, या कोई अन्य किसी सिविल लिबर्टी या अन्य किसी पॉलिटिकल गेन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। चाहे आप किसी भी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप पे सिडिशन लगेगा। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट आप जो है वो सिडिशियस काम कर रहे हैं, या आप कोई टेररिस्ट कोई भी आप टेररिज्म की जो है वो एक्टिविटी कर रहे हैं। ये था रॉलेट एक्ट। दिस वाज कैरेट और स्टिक की पॉलिसी। या तो अगर आप मान लो पूरी तरह लॉयलिस्ट बन जाओ, हमारे आगे झुक जाओ, अदरवाइज आप कुछ भी करोगे तो आपको आपके ऊपर टेररिज्म का चार्ज लगेगा, और आपके ऊपर सिडिशन का चार्ज लगेगा, ट्रीजन का चार्ज लगेगा, और आप पे जो है वो रॉलेट एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। सो ये सिचुएशन थी, ये बैकग्राउंड था उस समय का। अब हम देखते हैं कि घटनाएं क्या क्या हुई। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा, एन एक्सटेंशन टू द डिफेंस ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1915। डिफेंस ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1915 वर्ल्ड वॉर के बीच में, और खासकर गदर पार्टी के द्वारा की गई जो घटनाएं थी उन पे कंट्रोल लाने के लिए लाया गया था। ये मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, गदर वाले टॉपिक में मैंने कराया था पॉइंट ये, राइट। सो उसी का ही एक्सटेंशन के तौर पे मार्च 1919 में दो एक्ट पास होने थे। वैसे तो था एक ही एक्ट, लेकिन उसके दो हिस्से थे, उसमें से एक को ड्रॉप कर दिया गया था, एक को पास किया गया था। जिसको पास किया गया था उसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, इट वॉज what was officially called the Anarchical and Revolutionary Crimes Act, but popularly known as Rowlett Act। ऑफिशियल नाम क्या था रॉलेट एक्ट का? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। तो यहां पर नाम से ही पता चल रहा है कि जो रेवोल्यूशनरी क्राइम कर रहे हैं या जो अनार्की फैला रहे हैं, अनार्की मतलब किसी भी तरीके का कानून ना हो, जब किसी भी तरह की व्यवस्था ना हो, कानूनी व्यवस्था या सरकारी व्यवस्था ना हो, ऐसी सिचुएशन को आप अनार्की कहते हैं। ठीक है, तो एनार्कियल एक्टिविटीज यानी कि जो कानून की अवहेलना कर रहे हैं, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो टेररिज्म कर रहे हैं, उनके लिए एक एक्ट लाया गया जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑफिशियल नाम क्या था? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, बट पॉपुलरली नोन एज रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड इन द प्रीवियस ईयर टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय रॉलेट कमीशन। किसकी रिकमेंडेशन पे बना? रॉलेट कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना। रॉलेट कमीशन कहां पर बैठा? रॉलेट कमीशन बैठा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी? वायसरॉय की, जो सेंटर में है ना, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसी को ही इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। तो उसने एक कमेटी बिठाई रॉलेट कमीशन के नाम से, उसकी रिपोर्ट पे बेस्ड था ये एक्ट, इसीलिए उसको रॉलेट एक्ट कहा गया। अब यहां पर रॉलेट व्यक्ति कौन है देखते हैं। ठीक है, headed by British judge Sir Sidney Rowlett to investigate the seditious conspiracy of the Indian people। विश्व युद्ध के दौरान, ध्यान दीजिएगा, विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सरकार मतलब अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से अर्ज किया कि आप हमारा सपोर्ट करें। कई भारतीय नेताओं ने सपोर्ट भी किया, कई भारतीय जितने भी मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनमें से काफी सारी ने इनका सपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार विश्व युद्ध में उलझी हुई है। इस चीज का फायदा कई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में भी उठाया गया। मैंने आपको बताया युगांतर, अनुशीलन, गदर, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ने उठाया फायदा। तो उन पर कंट्रोल लाने के लिए, अब विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज फ्री है करने के लिए काम भारत में, तो वो जो रेवोल्यूशनरी घटनाएं घटी हैं उनके ऊपर स्टडी करना और उनको कंट्रोल में लाने के लिए कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन
लेकिन इस चीज का उपयोग कैसे किया अंग्रेजी सरकार ने? बिल्कुल सिंपल तरीके से कि इस कमीशन को एक कैरेट और स्टिक की पॉलिसी की तरह यूज किया जाए, यानी कि इस कमीशन पे बेस्ड जो रिपोर्ट होगी, उस पे बेस्ड जो एक्ट बनेगा वो रहेगा तो एनार्कियल एक्टिविटीज या सिविल या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के खिलाफ। लेकिन अगर आप मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या अन्य किसी भी अंग्रेजी ऑपरेशन का विरोध कर रहे हैं तो आप पे आपको जो है वो सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। तो ये लोगों के दिमाग में काफी बड़ा थ्रेट था। अभी देखिएगा, गांधी जी ने बड़े लेवल पर मास एजिटेशन, बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां देने वाला जो है वो मूवमेंट शुरू नहीं किया है। दैट मीन्स अंग्रेजों को क्या आदत है? अंग्रेजों को आदत है कि भारतीय जो है वो अभी गिरफ्तार होने से डर रहे हैं। भारतीयों के अंदर गिरफ्तार होने का डर अभी गांधी जी ने खत्म नहीं किया है बड़े लेवल पर, राइट। गांधी जी ने बड़े लेवल पर यह काम किया, छोटे लेवल पर यह पहले भी होता रहा है, लेकिन गांधी जी ने यह काम बड़े लेवल पर किया। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट और बीजी तिलक जैसे बड़े नेता अभी तक अपनी गिरफ्तारियां नहीं दे रहे थे। ठीक है, जहां अगर उनको कहीं कानूनी तौर पे रोक दिया जाता था कोई अगर एक्टिविटी करने के लिए तो वो रुक जाते थे, सिविल डिसोबे नहीं कर रहे थे वो। सो भारत में सिविल डिसोबीडियंस जो है वो गांधी जी ने शुरू किया आफ्टर रॉलेट एक्ट। ठीक है, दैट वाज द यूनिक आइडियोलॉजी और यूनिक जो है वो प्रोटेस्ट का तरीका था गांधी जी का। नेक्स्ट चीज देखिएगा, सिडिशियस कॉन्स्पिरेसीज जो हुई हैं उसके खिलाफ जो है वो ये लाया गया है कानून। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द कमिटी हैड रिकमेंडेड दैट द एक्टिविटीज शुड बी एक्टिविस्ट should be deported or imprisoned without trial for 2 years, and then possessions of seditious newspaper would be, and that even possessions of seditious newspapers would be adequate evidence of guilt. देखिए ध्यान से, यहां पर क्या बोला इन्होंने कि अगर आप कहीं बाहर बाजार में गए, ठीक है, और आपने भेलपूरी खाई, मिठाई जलेबी वगैरह खाई, राइट, पकोड़े वगैरह खाए, अखबार में खाया आपने ना, वो अखबार लेके आप घर आ गए। अब घर में आपके पड़ गई रेड या आपके घर की चेकिंग हुई और आपके घर में वो कागज निकल आया जिसमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखा हुआ था मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो खैर बाद में आया है, लेकिन अंग्रेजी मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो बाद में आएगा, लेकिन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखा है। सो चाहे कोई भी कारण हो, अगर आपके पास ऐसे अखबार या ऐसा लिटरेचर मिलता है जिसमें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखा है तो आपके ऊपर सिडिशन का चार्ज लगाकर रॉलेट एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह भी रिकमेंडेशंस है, राइट। उसके ऊपर कानून क्या बना वो हम देखेंगे। और कार्यवाही क्या की जाएगी कि आपको, या तो अगर आप यूरोपीय हैं तो आपको भारत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा उसी यूरोपियन कंट्री में जहां से आप आए हैं, राइट, या अगर आप किसी और कंट्री के तो आपको भारत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप भारतीय हैं तो आपके ऊपर, आपको बगैर जो है वो किसी सरकारी वकील या कोई बगैर किसी कोर्ट में ले जाए, बगैर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए आपको सजा दे दी जाएगी, तुरंत आपको कारावास में भेज दिया जाएगा 2 साल के। ये रिकमेंडेशंस थी। तो इस तरह वो लोगों के मन में डर बैठाना चाहते थे कि या तो हमारी बातें मान लो या तो कुछ नहीं होगा, आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। अब यहां पर अंग्रेजों ने सेफ कैसे खेला कि वो कह रहे थे कि केवल जो टेररिस्ट हैं उनको भेज रहे हैं हम, लेकिन छोटी सी छोटी बात पे ऐसे सबूत कई जगहों पर तो केवल अगर किसी अंग्रेजी अफसर का मन किया ना किसी को अरेस्ट करने का तो उसको अरेस्ट कर लिया, उसके ऊपर अगर उसके ऊपर कोई सबूत उनको चाहे मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी ज्यूरी आपके ऊपर जो है वो सजा दे दी जाएगी। दिस वाज द रॉलेट एक्ट, या जो रॉलेट कमीशन की ये रिकमेंडेशंस थी कि ऐसा कानून बने। और ऐसा ही फिर कानून बना, एक्ट भी यही बना, जिसको फिर गांधी जी ने कहा कि ये तो काला कानून है, ब्लैक एक्ट उसको नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, all the elected Indian members of the Imperial Legislative Council voted against the bill, but they were in a minority and easily overruled by the official nominees. All the elected Indian members, who included Muhammad Ali Jinnah, Madan Mohan Malviya and Mazhar ul Haq, resigned in protest. अब यहां पर हुआ क्या, ये रिकमेंडेशंस डाली किसने, कमीशन की रिपोर्ट ने, और उसके ऊपर वोटिंग हुई कहां पर, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कानून बनाने के लिए। ठीक है, अब उस वोटिंग में जो भारतीय नेता थे उन्होंने जो है वो वोट नहीं डाला, मतलब अगेंस्ट वोट डाला। लेकिन मैंने आपको बताया है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी, या मेजॉरिटी जो है वो किसकी है, ऑफिशियल लोगों की, यानी कि जो अंग्रेजों द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं उनकी,
जो भारतीय इलेक्टेड है उनकी मेजॉरिटी नहीं है, दैट मीन्स वो जो चाहे कानून पास करा सकते हैं। और इस रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट पे बेस्ड उन्होंने रॉलेट एक्ट जो है वो पास करवा लिया बड़ी आराम से। और प्रोटेस्ट में मदन मोहन मालवीय और जिन्ना साहब ने जो है वो क्या कर दिया, रिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। द एक्ट अलाउड political activities to be tried without juries or even imprisoned without trial. It allowed arrest of Indian without warrant on the mere suspicion of treason. अब ये एक्ट में क्या क्या था, वो थी रिकमेंडेशंस। अब एक्ट में क्या क्या लिखा आया, तो द एक्ट अलाउड पॉलिटिकल एक्टिविटीज टू बी ट्राइड विदाउट ज्यूरी, बगैर ज्यूरी के पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर क्या हो सकता है, ट्रायल चल सकता है, यानी केस चल सकता है। और विदाउट ट्रायल जो है वो सजा पे भेजा जा सकता है। और विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है। विदाउट ट्रायल, विदाउट ज्यूरी, विदाउट वारंट, आप बगैर किसी वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रॉलेट एक्ट कर रहा था। बगैर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, बगैर उस मुद्दे की जांच हुए या उस पर जो है वो पूरा केस चले, आप किसी को सजा नहीं दे सकते। रॉलेट एक्ट में तुरंत 2 साल की सजा थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा। सच सस्पेक्ट्स कुड बी ट्राइड इन सीक्रेसी विदाउट रिकोर्स टू लीगल हेल्प। मतलब चुपचाप जिस अथॉरिटी ने अरेस्ट किया है वो तुरंत जो है वो उसको सजा जो है वो देकर भेज देगा। कोई उसको मतलब कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं। नो दलील, नो अपील, नो वकील, ये कहा गया इस कानून के बारे में। नेक्स्ट चीज देखिएगा। A special cell consisting of 3 high court judges was to try such suspects and there was no court of appeal above that panel. अगर किसी केस में ट्रायल हो भी रहा है तो हाई कोर्ट जजेस का एक स्पेशल सेल बना जिसमें 3 हाई कोर्ट जज थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, मैंने बोला ना ट्राइड इन सीक्रेसी, वो जो सीक्रेसी में ट्राई कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक स्पेशल सेल कर रहा है जिसमें 3 हाईकोर्ट जज बैठे हैं। वो तीनों हाईकोर्ट जज वो कौन होंगे, अंग्रेज हैं। ठीक है, और वो जो फैसला ले लेंगे उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता और कहीं भी वो फाइनल होगा और तुरंत जो है वो जेल हो जाएगी। नेक्स्ट चीज देखिएगा। दिस पैनल कुड इवन एक्सेप्ट एविडेंस नॉट एक्सेप्टेबल अंडर द इंडियन एविडेंसेस एक्ट 1872। अब इंडियन एविडेंस एक्ट आया था 1872 में, जिसमें निर्धारित किया गया था कि क्या चीज एविडेंस है और किसे एविडेंस माना जाएगा और किसे एविडेंस नहीं माना जाएगा। राइट, तो जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर आप पकोड़े खा के आए हैं बाहर से, आपको कोई मतलब नहीं है, मान लीजिए वो अखबार उर्दू में था और आप उर्दू पढ़ना भी नहीं जानते, राइट, और अगर वो अखबार आपकी पोजेशन में है तो आपके ऊपर सेडिशन लग जाएगा। दैट मीन्स ये कि इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट एविडेंस है। अगर वो, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कानून 1872 का इंडियन एविडेंसेस एक्ट के तहत उस जो भी सबमिट किया गया है, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी मैटर जो है वो सबमिट किया गया है एज एविडेंस, अगर वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं है उसे, ठीक है, फिर भी उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स कोई हद नहीं थी यहां पर अंग्रेज सरकार के ऑपरेशन की। अगर किसी, मैं बोल रहा हूं ना, अगर किसी अंग्रेजी अफसर को ऐसा लगा ना कि इस व्यक्ति को मुझे, अगर उसका खुद का इंट्यूशन है, अगर उसकी खुद की गट फीलिंग है कि इस व्यक्ति को मुझे अरेस्ट कर लेना चाहिए, उसके खिलाफ अगर उसकी गट फीलिंग के अलावा और कोई उसके पास नहीं है अगर एविडेंस, तो भी वो दैट इज कंसीडर्ड एविडेंस, राइट। क्योंकि मियर सस्पिशन जो है वो उसके मियर सस्पिशन के बेसिस पर, यानी कि अगर किसी पर शक भी है ना तो भी उसको उठा लो। ये था रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट चीज, द लॉ ऑफ हेबियस कॉर्पस द बेसिस ऑफ सिविल लिबर्टी वाज सॉट टू बी सस्पेंडेड। अब हेबियस कॉर्पस क्या होता है? ये एक रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इशू करता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब, लिटरल मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूस द बॉडी, किस व्यक्ति को सामने पेश किया जाए। ठीक है, अब ये कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है किसी सिविल या किसी भी अथॉरिटी को दे सकता है, चाहे वो मिलिट्री अथॉरिटी हो, सिविल अथॉरिटी हो, उसको ये ऑर्डर दे सकता है
कि अगर ये व्यक्ति, आमुख व्यक्ति या आमुख जो है वो प्रॉपर्टी अगर आपके पोजीशन में है तो उसको मेरे सामने पेश किया जाए। तो मान लीजिए कि अगर पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट किसी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल को अरेस्ट करता है विदाउट वारंट, विदाउट चार्ज, और वो आपके जो हैं वो रिश्तेदार या आपके जान पहचान के हैं, और अगर आप कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि जनाब एक रिट इशू कर दीजिए उस अथॉरिटी के खिलाफ कि इस व्यक्ति को सामने पेश किया जाए क्योंकि उन्होंने विदाउट वारंट उनको अरेस्ट किया है, कि तो गारंटी नहीं है उनको मारेंगे कि जिंदा रखेंगे कि पीटेंगे कि क्या करेंगे, इस चीज की गारंटी नहीं है। आप अपने सामने उनको ले आइए, कानून के तहत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज हेबियस कॉर्पस, जो कि भारत में बिल्कुल स्मूथली फॉलो किया जाता है प्रेजेंटली। ठीक है, कई जगहों पर नहीं भी हुआ है, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हेबियस कॉर्पस को स्मूथली फॉलो किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेबियस कॉर्पस। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हेबियस कॉर्पस कहां से आया, राइट? भारत के संविधान में हेबियस कॉर्पस कहां से आया, इस चीज को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया गया कि कोई अपील नहीं है, ठीक है, कोई अपील नहीं की जाएगी पेश करने की। अगर अरेस्ट कर लिया तो कर लिया, कहां भेजा कोई पता नहीं। कई लोग गुमनाम रॉलेट एक्ट के चलते कई लोग गुमनाम हुए, उनका पता ही नहीं चला कि जिंदा हैं कि मर गए, किस जेल में भेजा, कहां भेजा, कुछ नहीं पता चला उन लोगों का। ठीक है, इसीलिए उसको काला कानून कहा गया है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू रिप्लेस द रिप्रेसिव प्रोविजंस ऑफ द वॉर टाइम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बाय अ परमानेंट लॉ। अब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का जो है वो केवल लाया गया था युद्ध के दौरान, एक वॉर टाइम मेजर के रूप में, राइट? युद्ध के दौरान लाया गया था वो, कि केवल युद्ध के दौरान चलेगा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे कानून को परमानेंट बनाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया कि ऐसा कानून बना रहे, कोई भी सिडिशियस हरकत करे ही ना, अगर कोई कर रहा है तो उसको तुरंत जो है वो अरेस्ट कर लिया जाए, और वो सरकार डिसाइड करेगी कि कौन सी हरकत सिडिशियस है या नहीं, और कितना एविडेंस इनफ है किसी के सिडिशन को प्रूव करने के लिए, ठीक है, या किसी की सिडिशियस एक्टिविटी को जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट चीज देखिएगा, देयर वाज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द प्रेस एंड द गवर्नमेंट वाज आर्म्ड विद अ वैरायटी ऑफ पावर्स टू डील विद एनीथिंग द अथॉरिटीज चूज टू कंसीडर एज टेररिज्म और रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स। मैंने आपको बोला ही, प्रेस का गला घोट दिया गया। प्रेस अगर कुछ बोलेगी, अगर इसके खिलाफ, मान लीजिए कोई प्रेस अगर रॉलेट एक्ट के खिलाफ कुछ छाप रही है तो तुरंत उस पर सिडिशन लगाओ और कर लो अरेस्ट। तो प्रेस ने भी धीरे धीरे अपना मुंह बंद कर लिया। तो अंग्रेजी सरकार पूरी तरह प्रिपेयर्ड थी, और मैंने आपको बोला ना कि अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी अथॉरिटी ही डिसाइड कर रही थी कि क्या सिडिशन है, क्या सिडिशन नहीं है, और वो किसी भी चीज को सिडिशन बोल सकते थे जैसा उनको फील हो, भले ही उसको सपोर्ट करता हुआ एविडेंस हो या ना हो। सच वाज रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब गांधी जी का क्या रिएक्शन था रॉलेट एक्ट के खिलाफ? सो देखिएगा पॉइंट क्या लिखा है, सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट दैट वाज द फर्स्ट मास स्ट्राइक। गांधीयन स्टाइल ऑफ एजिटेशन की पहली स्ट्राइक जो है वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुई। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गांधी जी ट्राई कर चुके थे 3 बार अपना सत्याग्रह, और अब मास लेवल पर ले जाने के लिए तैयार थे। कोई ऐसा बड़ा इशू उन्हें चाहिए था और रॉलेट एक्ट वो इशू उन्हें मिला। तो पहली बार बड़े लेवल पर मास एजिटेशन गांधी जी ने गांधीयन स्टाइल में किस मैटर पर किया है? तो जवाब आपका होगा रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। गांधी who had been at the forefront in offering cooperation in the British war effort and who had even offered to encourage recruitment of Indians into the British Indian forces। पहला पॉइंट क्या बोलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि गांधी जी अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे विश्व युद्ध के दौरान, कोऑपरेट कर रहे थे वो अंग्रेजों के खिलाफ। देखिए ना, लिखा है कोऑपरेशन हो रहा था अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित भी कर रहे थे गांधी जी। दैट मीन्स अभी वो अंग्रेजों को अपने फेवर में ले रहे थे। और क्यों ले रहे थे? क्योंकि मॉन्टेगू डिक्लेरेशन में बोला गया था साफ साफ कि भारत में एक ऐसा कानून, ऐसा रिफॉर्म लेके आएंगे भारत में जिससे भारत में जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम एस्टेब्लिश करेंगे। तो गांधी जी को यह लगा कि हो सकता है कि नेगोशिएशंस में मैं पार्टिसिपेट कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा भारतीयों के लिए कुछ जो है वो मैं सिविल राइट्स निकलवाने में कामयाब रहूं। तो अभी अगर मैं गुड ग्रेसेस में रहता हूं अंग्रेजों के, तो बाद में मेरे लिए काम आएगा।
ठीक है, और अगर अभी भारतीय गुड ग्रेसेस में रहते हैं अंग्रेजों के, तो इस युद्ध के बाद जो है वो अंग्रेज भारतीयों को खुला सपोर्ट करेंगे, राइट। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में एस्टेब्लिश होगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने कैरेट और स्टिक की पॉलिसी अपनाई, पूरा पूरा अपनी बात से फ्लिप हो गए। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो फ्लिप नहीं हुए, तो उन्होंने कहा था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेंगे, और उसी के तहत उन्होंने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाए, लेकिन उसी के साथ साथ रॉलेट एक्ट भी ले आए। दोनों साथ चल रहे हैं उनके, कैरेट एंड द स्टिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी चीजों को। यही कैरेट और स्टिक उन्होंने मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के समय भी लाए थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक्सट्रीमिस्ट को भगा दिया था भारत से बाहर, जेल भेज दिया था बीजी तिलक को मंडले, और मॉडरेट्स और मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीडर्स को अपनी साइड ले लिया था। तो जिसने कैरेट खाई, राइट, जिसको कैरेट मिली उसने कैरेट खाई, और जिसको स्टिक मिली उसको स्टिक, राइट। सो ये एक काफी पुराना फ्रेज है ब्रिटिश, मतलब अंग्रेजी भाषा का ही, कैरेट और स्टिक। ठीक है, गधे को खिलाया जाता है, राइट। गधे के लिए बोला जाता है या तो गधे को गाजर दी जाएगी खाने को, या तो उसको लाठी मारी जाएगी। नेक्स्ट चीज देखिएगा, ही कॉल्ड द रॉलेट एक्ट द ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट किसने कहा है रॉलेट एक्ट को? तो गांधी जी ने। एंड आर्ग्यूड दैट नॉट एवरीवन शुड गेट पनिशमेंट इन रिस्पॉन्स टू आइसोलेटेड पॉलिटिकल क्राइम्स। अब यहां पर मैंने कहा ना, गांधी जी किसी भी तरह के क्राइम को कंडेम कर रहे थे, और अगर आपने रेवोल्यूशनरी घटनाएं करी हैं, किस तरह का क्राइम, अगर वो वायलेंट क्राइम है, राइट, अंग्रेजों के हिसाब से अगर वो वायलेंट क्राइम है, तो गांधी जी भी उसको कंडेम कर रहे थे, और कह रहे थे कि अगर अंग्रेजी सरकार आपको सजा देती है ना, तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा आपका, अगर आपने वायलेंट किया तो, वायलेंस किया है। उसी चीज का यहां पर एग्जांपल मिलता है। गांधी जी ने कहा कि सभी को सजा ना मिले, जो वायलेंस कर रहा है उसको आप सजा दो, राइट। तो गांधी जी यहां पर वायलेंस का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज बिल्कुल स्थिर थी इस मामले में। नेक्स्ट चीज देखिएगा, गांधी कॉल्ड फॉर अ मास प्रोटेस्ट एट ऑल इंडिया लेवल, बट सून हैविंग सीन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट मीट विद रूथलेस रिप्रेशन, गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह सभा एंड रोब्ड इन यंगर मेंबर्स ऑफ होम रूल लीग एंड पैन इस्लामिस्ट। होम रूल लीग जब धीरे धीरे ठंडी पड़ गई, तो उसके बाद होम रूल लीग के जितने भी मेंबर्स थे, गांधी जी ने उनको धीरे धीरे उनसे कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, होम रूल लीग ने क्या किया था, टाउन से विलेज को कनेक्ट करने का काम जो है वो शुरू कर दिया था। और गांधी जी को क्या चाहिए था कि जो मासेस हैं, जो गांव में मासेस बैठी हैं, उनको लेकर आए। दैट मींस जो होम रूल लीग के साथ जो पूरी टीम जुड़ी हुई थी, अगर वो गांधी के साथ जुड़ जाए, तो जो शहर हैं वो गांव से और बेहतर तरीके से जुड़ जाएंगे। तो जितने भी होम रूल लीग के मेंबर्स थे, उनको गांधी जी ने कॉरेस्पॉन्ड करना शुरू किया, उनसे बातचीत करनी शुरू करी, उनको अपना आइडिया एक्सप्लेन करना शुरू किया, और उनको अपने साथ जोड़ना शुरू किया। उसके अलावा जो इस्लामिक लीडर्स हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ना शुरू किया। तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी जो है वो गांधी जी सोच रहे थे कि रॉलेट एक्ट से ही मैं इसी चीज को फिर से इनिशिएट करूं, लखनऊ पैक्ट में जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज पास आई हैं, उसको और कंसोलिडेट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, The forms of protest finally chosen included observance of a nationwide hartal accompanied by fasting and prayer, and civil disobedience against specific laws, and courting arrest and imprisonment। हुआ क्या? पूरे भारत में जहां जहां पर गांधी जी के गांधीयन जो जितने भी गांधी जी के स्टूडेंट्स थे, उन सब ने लोकल लेवल पर अपनी कैपेसिटी में स्ट्राइक्स करी, सिविल डिसोबे किया और अपनी गिरफ्तारियां दी। ठीक है, लोगों के अंदर यह भावना भरनी शुरू करी कि जेल में आप जा सकते हैं। ठीक है, जेल में जाना जो है वो धीरे धीरे लोगों ने शुरू किया। यहां पर जेल में जाने का डर जो है वो लोगों के मन से हटाया जाना शुरू हुआ। अब इससे कुछ रेडिकल चेंज आया, राइट, देयर वाज अ रेडिकल चेंज इन द सिचुएशन। अब वो रेडिकल चेंज क्या था, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, द मासेस हैड फाउंड अ डायरेक्शन, नाउ दे कुड एक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग वर्बल एक्सप्रेशन टू देयर ग्रीवियंसेस। पहली बार एक ऐसी डायरेक्शन मिली लोगों को जिसमें लोग एक्ट कर सकते थे। पहले क्या हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, झंडे लहराए जा रहे थे, काला झंडा दिखा रहे थे, राइट, और केवल वर्बली आप प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब की बार आप कानूनों को तोड़ रहे हैं, आप गिरफ्तारियां दे रहे हैं, आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनके दफ्तरों में जाना बंद कर दिया, आपने टैक्स देना बंद कर दिया। दैट मींस यहां पर आप सत्याग्रह कर रहे हैं, राइट। सत्याग्रह वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अप्रोच ऑफ द होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट की अप्रोच अलग थी, और गांधी जी का सत्याग्रह जो है वो सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और भूख हड़ताल पर बेस्ड था।
ठीक है, तो ये लोगों को महसूस हुआ कि ये जो चीज है ना, ये धीरे धीरे अंग्रेजों पर ज्यादा असर डाल रही है। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो अंग्रेज आपको अरेस्ट करेंगे। अगर एक व्यक्ति अरेस्ट होगा तो बाकियों में डर बैठेगा, लेकिन अगर सभी को अरेस्ट कर लिया जाएगा या अगर ज्यादातर को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो बाहर डर और कम हो जाएगा। क्यों? अरेस्ट होने से क्यों डरते हैं लोग? राइट, क्योंकि जीवन में एक मतलब मान लीजिए अगर आपको 4 साल की जेल हो जाती है तो 4 साल के लिए आप जीवन से कट गए, आपके जीवन में 4 साल की हानि हुई, सोसाइटी में आपकी बदनामी हुई। राइट, ये सारी चीजें हुई ना। अगर बाहर निकलेंगे तो उसके बाद लोग आपसे बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे आपके साथ, समझ रहे हैं? आपकी सोशल क्रेडिबिलिटी घट जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके आसपास वाले, मान लीजिए आपके मोहल्ले वाले सारे ही जेल में डाल दिए गए तो क्या सबकी सोशल क्रेडिबिलिटी घट गई? नहीं ना। तो जेल में जाने से जो सोशल और मेंटल इंपैक्ट पड़ता है, जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है, वो खत्म हो गया। वो खत्म ही करना था लोगों के दिमाग से। ठीक है, दैट वाज द होल आइडिया। नेक्स्ट चीज देखिएगा, from now onwards peasants, artisans and urban poor were to play an increasingly important part in the struggle। अब रॉलेट एक्ट का ये जो पहली शुरुआती स्ट्राइक्स थी, इसके बाद जो पीजेंट्स हैं, जो अर्बन पुअर हैं, जो आर्टिजन्स हैं, यानी कि जो भारत की मेजर मासेस पॉपुलेशन जो है भारत की, वो अब धीरे धीरे जो है वो मुख्य धारा से जुड़ी। वो अब मुख्य धारा किसकी? मुख्य धारा नेशनल, जो नेशनल प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जो संग्राम है आजादी का, इसकी जो मुख्य धारा है, उससे जो आम जनता है भारत का, जो मासेस है, वो जुड़ा किससे? रॉलेट एक्ट से, या रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह हुआ वहां से। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ओरिएंटेशन ऑफ द नेशनल मूवमेंट टर्न टू द मासेस परमानेंटली। इसके बाद रॉलेट एजिटेशन के बाद पूरी तरह मासेस पे बेस्ड हो गया। अब इसके बाद कोई मॉडरेट वाला, कोई होम रूल मूवमेंट, कोई बॉयकॉट स्वदेशी नहीं आया। इसके बाद जो भी हुआ वो बड़े लेवल पर नॉन कोऑपरेशन, बड़े लेवल पर सिविल डिसोबीडियंस, बड़े लेवल पर हुआ और मासेस को जोड़कर हुआ। भले ही वो वर्कर्स हो, पीजेंट्स हो, आर्टिजन्स हो, इनको जोड़कर किया गया बाकी सब कुछ। ठीक है, तो दैट मींस मुख्य धारा अब क्या बन गई? मुख्य धारा बन गई अब प्रोटेस्ट वाया मासेस। नेक्स्ट चीज देखिएगा, गांधी सेड दैट साल्वेशन वुड कम व्हेन मासेस वर अवेकन्ड एंड बिकेम एक्टिव इन पॉलिटिक्स। गांधी जी ने कहा कि हमें मुक्ति, हमें तृप्ति कब प्राप्त होगी? जब आम जनता जुड़ जाएगी इस प्रोटेस्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, सत्याग्रह वाज टू बी लॉन्च्ड। सत्याग्रह को लॉन्च किया जाना था 6 अप्रैल 1919। There were large scale violent anti British demonstrations in Calcutta, Bombay, Delhi, अहमदाबाद और अन्य क्षेत्रों में। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में से पंजाब को हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे क्योंकि वहां की घटनाएं हमें देखनी है क्या हुई थी। ठीक है, लेकिन 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी को लॉन्च करना था सत्याग्रह। सत्याग्रह में सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और हंगर स्ट्राइक, ये तीनों चीजें लॉन्च करनी थी। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं भारत के, वहां पर वायलेंट जो है वो विद्रोह, वायलेंट जो है वो प्रोटेस्ट हुआ अंग्रेज सरकार के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, क्योंकि बहुत लोगों को जेल भेजा गया। मैं आपको बता रहा हूं ना, लोगों के वेयर अबाउट्स ही नहीं पता थे। लोगों को पता ही नहीं था कि मेरा रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरा बंधु जो है वो कहां गायब हो गया। राइट, और कुछ कोई अंग्रेज सरकार कोई जवाब नहीं दे रही कि किसको कहां अरेस्ट किया, किसको कहां मारा, किसको कहां दफनाया, कुछ नहीं पता चल रहा था। ठीक है, कुछ नहीं पता चल रहा है का मतलब यह है कि बहुत कम जानकारी थी, बहुत लिमिटेड जानकारी थी। ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन ये एक्सप्रेशन है, बताने का मतलब यह है कि बहुत लिमिटेड थी अंग्रेजी सरकार द्वारा नॉलेज कि किसको अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट करके कहां भेजा जा रहा है, कितनी सजा दी जा रही है, जिंदा रखा जाएगा कि मार दिया जाएगा, ये चीजें जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जा रही थी। यही भय था लोगों के मन में। इसी भय को खत्म करने के लिए सत्याग्रह लॉन्च करना था। अब आइए देखते हैं कि ऐसी क्या वायलेंट घटनाएं घटी पंजाब में जिसकी वजह से ये सत्याग्रह को गांधी जी को रोकना पड़ा, और ये 1 साल की अवधि के बाद फिर लॉन्च हुआ। आइए उन वायलेंट घटनाओं को समझते हैं, पंजाब की क्या हुई थी वो। राइट, नेक्स्ट चीज देखिएगा, अब हम समझेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर या हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था। राइट, पहला पॉइंट देखिएगा, इन पंजाब द सिचुएशन बिकेम सो वेरी एक्सप्लोसिव। कौन सी सिचुएशन? रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो लोगों ने वायलेंट प्रोटेस्ट किया वो इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव हो गया, ड्यू टू वॉर टाइम रिप्रेशन, फोर्सिबल रिक्रूटमेंट्स एंड रेवेजेस ऑफ डिसीजेस दैट द आर्मी हैड टू बी कॉल्ड इन। सेना को पंजाब के जो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे लाहौर है, ठीक है, इस रावलपिंडी है, पेशौर, इस तरह के जो शहर हैं, जो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं उस समय के, वहां पर लोगों ने इतना वायलेंट प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि
थ्रू आउट वॉर टाइम जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया गया था। थ्रू आउट वॉर टाइम जो मिल ओनर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो मजदूरों को प्रताड़ित किया था, उनकी सैलरियां नहीं बढ़ाई थी बिल्कुल भी, और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और वॉर के दौरान और भी कई तरह के टैक्स लगाए गए थे और बहुत सारा रिप्रेशन हुआ था अंग्रेज सरकार द्वारा। उसके अलावा बीमारियां फैली थी वो अलग। तो कहने का मतलब समाज में एक बहुत भयंकर रोष था। और उसके बाद आप रॉलेट एक्ट ले आए तो भड़कना था ही लोगों को, तो लोग भड़क गए, इतना भड़क गए कि सेना को बुलाना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए, नेक्स्ट पॉइंट है April 1919 saw the biggest and the most violent anti-British upsurge since 1857। अप्रैल 1919 में सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी सरकार ने ही अकेले ने वायलेंस किया, भारतीयों ने भी विरोध में बहुत जगह वायलेंस किया। अंग्रेजी दफ्तरों को तोड़ा गया, अंग्रेजी अफसरों को मारा गया, अंग्रेजी महिलाओं पर हमला हुआ, राइट। अंग्रेजी सरकार ने रिटालिएट किया ज्यादा फोर्स से, जो कि हमने मैसेकर देखा बाद में जलियांवाला बाग में। वो क्यों? क्योंकि उससे पहले जो भारतीय जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने अंग्रेजी अफसरों को मारा, अंग्रेजी महिलाओं पर हमला किया, अंग्रेजी रिहायशों पर आक्रमण हुए। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कि दोनों तरफ से जो है वो वायलेंस हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजों ने ही वायलेंस किया, भारतीयों ने ही वायलेंस किया। और ये आप जानते ही हैं, प्रोटेस्ट कहीं भी होता है तो कुछ एक असामाजिक तत्व उसमें भी निकल आते हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज हो। वहां पर असामाजिक तत्व निकल ही आएंगे और वो कुछ ऐसी हरकत कर देंगे जिससे पूरे प्रोटेस्ट को झेलना पड़ता है। फिर भारत में हमें कई एग्जाम्पल मिले हैं आजादी के बाद भी कि एक भला चंगा प्रोटेस्ट चल रहा है और कुछ असामाजिक तत्व ऐसी कुछ हरकत कर देते हैं कि पूरे प्रोटेस्ट का नाम बदनाम हो जाता है। ठीक है, और जो खासकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है प्रोटेस्ट में, वो एक बहुत बड़ी, उस चीज को कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने नहीं, एक अंग्रेजी अफसर ने उस चीज का जैसे जवाब दिया, वो बहुत ज्यादा, वो क्रूरता की हद पार हो गई थी उसमें। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि जो रोष है वो दोनों के अंदर था। भारतीयों के अंदर रोष यह था कि पिछले 150-200 सालों से बहुत गलत तरीके का प्रशासन चल रहा है भारत में, राइट। और अंग्रेजों के अंदर जबरदस्ती का रोष था। क्यों? क्योंकि पहले तो उनके अंदर एक सुपीरियरिटी, एक ईगो थी कि हम जो है वो सुपीरियर रेस हैं और तुम जो है वो डार्क स्किन के जो लोग हैं, तुम्हारे ऊपर केवल हम कंट्रोल करेंगे, तुम केवल गुलामी करने के लायक हो केवल। और अगर अंग्रेजों के गुलाम अगर वो विरोध कर रहे हैं और अगर विरोध वायलेंट हो जाए तो उस वायलेंट विरोध को बहुत भयंकर वायलेंस से क्रश किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट केवल भारत में थे, एक्सट्रीमिस्ट अंग्रेजी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी थे। और जनरल डायर हमें वो एक्सट्रीमिस्ट के रूप में नजर आता है, क्योंकि बाद में जब उसको कमिटी बैठी और जब जनरल डायर की स्टेटमेंट नोट की गई तो उसने कहा कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड कि मैंने ऐसा किया है। आज हम समझेंगे कि उसकी स्टेटमेंट एग्जैक्ट जो उसकी कोटिंग है वो हम देखेंगे क्या उसने कहा था कमेटी के सामने। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब सर माइकल ओडायर इज सेड टू हैव यूज्ड एयरक्राफ्ट स्ट्राफिंग अगेंस्ट द वायलेंट प्रोटेस्टर। सर माइकल ओडायर उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, और कहा जाता है कि उन्होंने जो RAF है, रॉयल एयरफोर्स, ठीक है, जो RAF है रॉयल एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। और स्ट्राफिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर से जो है वो एक दो तरीके से होती है स्ट्राफिंग। पहला तो वार्निंग के लिए होता है कि क्योंकि जो एयरप्लेन होता है ना उसकी आवाज बहुत तेज होती है, तो अगर आप भीड़ के ऊपर, अगर मान लीजिए कोई एक सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक तो नहीं लेकिन एक सुपरसोनिक जेट अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर से जाए तो कितना शोर होता है। ठीक है, कमर्शियल जेट भी जाता है तो कितना शोर होता है। तो मान लीजिए अगर एक जेट एक लोगों के ऊपर से बहुत क्लोज रेंज से उड़ता हुआ जाए तो कान को बहरा कर देने वाली आवाज पैदा करेगा, तो लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और भगदड़ मच जाएगी और भीड़ जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर वो जेट आ भी रहा है प्लस उसके साथ वो है वो मशीन गन्स को फायर करता हुआ आ रहा है, तो मशीन गन से जो है वो फायरिंग करवाई गई थी एयरक्राफ्ट से, किसके द्वारा? जो माइकल ओडायर है उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओडायर दो अलग अलग लोग हैं, उनके जो लास्ट नेम है वो सेम थे। ठीक है, दे आर नॉट द सेम पीपल। माइकल ओडायर अलग है और रेजिनाल्ड डायर जो जनरल है
ब्रिगेडियर जनरल डायर जो है वो अलग है, ये दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, ध्यान रखना है आपको ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑन April 9th 2 nationalist leaders Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal were arrested by the British officials without any provocation except that they had addressed protest meetings. April 9 में किचलू साहब और सत्यापाल, डॉक्टर सत्यापाल जी को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों अरेस्ट कर लिया गया? क्योंकि वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है वो एक सभा को एड्रेस कर रहे थे, ठीक है, तो उनको रॉलेट एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। ऑलरेडी जनता में रोष है, वो रोष जो है वो और भड़क गया, वायलेंस जो है वो सड़कों पर आ गया, लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, अंग्रेजी अफसरों को पीटा गया, मारा गया, एक अंग्रेजी महिला को भी पीटा गया, ठीक है, अंग्रेजी महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। नेक्स्ट चीज देखिएगा, तो मैंने आपको कहा ना कि असामाजिक तत्व हर जगह हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो किसी भी देश के हों, और जो असामाजिक तत्व होता है ना वो किसी भी प्रोटेस्ट को एक गलत डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, और सामने वाली जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस अथॉरिटी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनको बहाना दे देते हैं कि आपको सप्रेस किया जाए। इसीलिए गांधी जी वायलेंस नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम वायलेंस करेंगे तो उनके पास बड़ी गन्स हैं, उनके पास ज्यादा हथियार हैं, ज्यादा बड़ी आर्मी है, उनके पास ज्यादा बड़ा प्रशासन है, वो चाहे तो बहुत आराम से हमें मार सकते हैं, हमें मार के जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जनरल डायर ने इतने लोगों को मार दिया, बाद में आज हम समझेंगे। उसके ऊपर जो कमेटी बैठी उसने, और फाइनली जो क्या बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन है, वहां पर भी क्या फैसला हुआ लंदन में, आखिरी में उसको केवल उसको अपनी पोस्ट से निकाल दिया गया, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन समाज में फिर भी उसकी इज्जत बनी रही। मैं आपको बताऊंगा कैसे। पेंशन उसको मिलती रही, उसको कोई सजा नहीं हुई, उसको कोई पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुआ, ठीक है। सो दैट मीन्स ये कि अंग्रेजी सरकार भारत में अगर चाहती तो फोर्स का इस्तेमाल करके भारतीयों को कुचल सकती थी, और कोई फिजिकल अथॉरिटी जो है वो कुछ नहीं कर पाती अंग्रेजों का, इतनी उनके पास शक्ति थी। लेकिन उस शक्ति को हराने के लिए भारतीयों को जोड़ना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि भारतीय नहीं हरा सकते थे उन्हें, ऑब्वियसली भारतीय हरा सकते थे, लेकिन अंग्रेजों का भारत पर कंट्रोल करने का मेन जो है वो कारण क्या था कि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं और भारतीय डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, भारतीय आपस में बटे हुए हैं। अगर भारतीय जुड़ जाएं तो अंग्रेजों की क्या मिजाल थी। अगर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप किसी एक शक्ति के नियंत्रण में होता, जब अंग्रेज भारत आए, वैसे था, ऐसा नहीं है कि मुगल शक्ति में नहीं थे, लेकिन मुगल से डिसइंटीग्रेट हो गए। उसके पीछे भी मैंने आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल एक पूरा टॉपिक बताया है, उसमें देखिएगा कि काफी सारे कारण थे। लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड अगर अथॉरिटी, मजबूत सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी भारत में होती उस समय, जैसे आज के डेट में है या आजादी के बाद जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रही, अगर वैसी होती तो अंग्रेज कुछ नहीं कर पाते ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या जो ब्यूरोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी चीजें कैसे एस्टेब्लिश हुई, और इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशन में। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, April 9 को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। 1919 की बात चल रही है। 10 अप्रैल की बात देखते हैं। दिस कॉज रिजेंटमेंट अमंग द इंडियन प्रोटेस्टर्स हु केम आउट इन थाउजेंड्स ऑन April 10 टू शो देयर सॉलिडेरिटी विद द लीडर्स, ठीक है। 10 अप्रैल को हजारों के हिसाब से लोग आए। अब उन हजारों की संख्या में कुछ असामाजिक तत्व भी थे। Soon the protesters turned violent because the police resorted to firing, in which some of the protesters were killed. अब वायलेंस जो है वो वायलेंट होने लगा, अंग्रेजी सरकार ने गोलियां चला दी। अब प्रोटेस्टर्स को देखिए, दोनों तरीके से काम करता है ये। अगर आप वायलेंट होंगे तो अंग्रेजी सरकार गोलियां चलाएंगी, अंग्रेजी सरकार गोलियां चलाएंगी तो ये पक्ष और वायलेंट होगा, ये पक्ष और वायलेंट होगा, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लिमिट क्या है आपकी। फाइनली अंग्रेजों के पास ज्यादा वायलेंस करने की क्षमता है, भले ही हमारे पास मासेज हैं, लेकिन क्षमता नहीं है इस समय। वो क्षमता ही तो बनानी है, सारा गेम उस क्षमता बनाने का ही तो था, कि वायलेंस करने की या एक आवाज जो है वो बनाने की क्षमता जो है वो नहीं थी अभी हमें, वही क्षमता बनानी, यूनिटी ही बनानी थी, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, Soon the protesters turned violent because the police resorted to firing, in which some of the protesters were killed.
In the riot that followed, 5 Englishmen are reported to have been killed and Marcella Sherwood, एक ये महिला का नाम डॉक्यूमेंट किया गया है, मार्सेला शेयरवुड नाम की एक महिला है, एन इंग्लिश वुमन, मिशनरी, मिशनरी यानी कि धर्म प्रचारक हैं, ठीक है, गोइंग ऑन अ बाइसिकल वाज बीटन अप। मार्सेला शेयरवुड नाम की एक धर्म प्रचारक थी, महिला थी, उनको पीटा गया, साइकिल पे जा रही थी वो। तो अंग्रेजों ने इनको पॉलिटिकल कारण बनाया, सप्रेशन और जोर से करने पे। अब यहां पर ब्रिगेडियर जनरल डायर को लाया गया सीन में, ठीक है, देखिएगा। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर was the senior British officer with the responsibility to impose martial law and restore order। अब मार्शल लॉ लगाया गया और किसको दी गई अथॉरिटी? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर को, कि तुम्हें लगाना है मार्शल लॉ और कंट्रोल करो सिचुएशन को। अब देखिए, डायर however issued a proclamation on April 13, which was also Baisakhi, forbidding people from leaving the city without a pass, from organizing demonstration or processions or assembling in groups of more than 3। अब यहां पर जनरल डायर ने बैसाखी के दिन के लिए एक प्रोक्लेमेशन जारी किया था कि बैसाखी के दिन ना ही आप भीड़ इकट्ठा करेंगे, ना ही आप अमृतसर से बाहर जा सकते हैं, ना ही आप अमृतसर में आ सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा आप किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोक्लेमेशन है ना, ये इसकी पब्लिसिटी नहीं की गई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, ठीक है। और बैसाखी का दिन था, दूर दूर से जो है वो, दूर दूर गांव से, जब मैं दूर दूर बोल रहा हूं तो सिंध के क्षेत्र से लोग अमृतसर आया करते थे, ठीक है। और अमृतसर में बैसाखी का मेला लगता था, बहुत बड़ा, मतलब साल का सबसे बड़ा इवेंट आप मान, साल के कुछ बड़े इवेंट्स में से सिखों के लिए, साल के या पंजाब के उस क्षेत्र के लिए कुछ एक बड़े इवेंट्स में से एक था बैसाखी। दैट मीन्स अमृतसर में भीड़ जुटना जो है वो स्वाभाविक था। और जो बाहर से आ रहा है उसको क्या पता है कि अमृतसर में जो है वो मार्शल लॉ लगाए। यार जो गांव से आ रहे हैं, जो दूर दराज गांव से आ रहे हैं, उन लोगों को क्या पता है कि अमृतसर में क्या चल रहा है, यहां पर मार्शल लॉ भी लगा हुआ है, राइट। उन तक तो खबर ही नहीं पहुंच रही, अखबार ही नहीं पहुंच रहे, रेडियो ही नहीं उनके पास, तो है ना, जो दूर दराज गांव में रह रहे हैं, लेकिन मेले में वो आते हैं। तो भीड़ जो है वो अमृतसर में इकट्ठा हो गई 13 तारीख को। ये मिल गया जनरल डायर को बहाना कि अब मैं बताता हूं तुम्हें वायलेंस कैसे किया जाता है। और उसी के लिए उन्होंने कहां पहुंचे, वो जलियांवाला बाग पहुंच गए। देखिएगा, ऑन बैसाखी डे अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल मोस्टली फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस अनअवेयर ऑफ द प्रोहिबिशन ऑर्डर्स, दे वर अनअवेयर ऑफ द प्रोहिबिशन, उनको पता ही नहीं था कि यहां पर पाबंदी लगी हुई है, इन द सिटी गैदर्ड इन जलियांवाला बाग, अ पॉपुलर प्लेस फॉर पब्लिक इवेंट्स टू सेलिब्रेट द बैसाखी फेस्टिवल। मेला लगता था जलियांवाला बाग में, दुकानें लगी होती थी, वहां पर लोग इकट्ठा थे। प्लस वहां के जो लोकल लीडर्स हैं, उन्होंने इस भीड़ का फायदा उठाने के लिए भीड़ को संबोधित करना शुरू कर दिया। अब लोकल लीडर्स ने संबोधित करना शुरू कर दिया तो और लोग जुड़ना शुरू हो गए। अनऑफिशियली ये बात डॉक्यूमेंट की गई है कि लगभग 20,000 लोग वहां पर इकट्ठा थे। यह बात जब जनरल डायर तक पहुंची कि 20,000 लोगों की संख्या, उसने कैसे परसीव किया कि 20,000 लोग वहां पर इकट्ठा हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो जो है वो प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और वो तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि पंजाब से अंग्रेजी सरकार जो है उसका तख्ता पलट कर देंगे। उसने ऐसे परसीव किया, ऐसा हो कुछ नहीं रहा था, उसने ऐसा परसीव किया कि वहां पर 20,000 लोग हैं, मासेस इकट्ठा हैं और वो वायलेंट होने जा रहे हैं, वो आर्म्ड हैं। दैट मीन्स उनको अब आर्म सप्रेशन से ही रोका जा सकता है। तो जनरल डायर ने टुकड़ी इकट्ठा करी, जिसको पूरी तरीके से जो है वो वॉर लेवल पर लेस किया, हथियार वगैरह, मशीन गन्स उनको प्रोवाइड करी। वैसे तो 303 ही थी मैक्सिमम उनके पास, लेकिन आर्म्ड थे वो लोग पहुंचे जलियांवाला बाग। आइए देखते हैं आगे फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है। लोकल लीडर्स हैड आल्सो कॉल्ड फॉर अ प्रोटेस्ट मीटिंग एट द वेन्यू। Brigadier General Dyer arrived on the scene with his men. The troops surrounded the gathering under orders from General Dyer and blocked the only exit point and opened fire on the unarmed crowd. जलियांवाला बाग, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स गए होंगे तो वह जानते हैं कि एक बहुत भीड़ी सी गली है एंट्री करने की, और गेट्स हैं, लेकिन उन गेट्स को अंग्रेजी सरकार ने पहले ही बंद करवा दिया उन्हें। और जो एग्जिट्स हैं उसके ऊपर जो है वो उन्होंने आर्म्ड व्हीकल्स खड़ी कर दिए ताकि एग्जिट से कोई बाहर ना निकल सके। और
अपनी जो है वो उन्होंने फ्लैंक लगाई और बगैर किसी वार्निंग के उन्होंने वॉली शुरू कर दी, मतलब गोलीबारी उन्होंने शुरू कर दी। सो यहां पर वार्निंग ना देना, एग्जिट्स को ब्लॉक करना, जो भी वहां पर मतलब जो भी भीड़ इकट्ठा है, चाहे वो पॉलिटिकली इकट्ठा है, लीडर के अंदर है, या जो भी कर रहे हैं वो, उनसे कॉरस्पॉन्ड ना करना है, ये सारे जो है वो उनके एरर थे। आगे आएंगे, देखेंगे हम। सो ओपन फायर कर दिया गया विदाउट एनी वार्निंग, नो वार्निंग वॉज इशूड, नो इंस्ट्रक्शन टू डिस्पर्स वॉज गिवन, एन अनआर्म्ड गैदरिंग of men, women and children was fired upon as they tried to flee. लोगों पर गोलियां चलाई गई, जैसे वो उन्होंने भागने की कोशिश करी तो अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। हम मैक्सिमम लोग जो हैं वो हम परिचित हैं इस घटना से, हम जानते हैं कि अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, लोगों ने भागने की कोशिश करी और लगभग 10 मिनट तक जो है वो गोलियां चलाई गई। ठीक है, अंग्रेजी डॉक्यूमेंट ये है कि लगभग 1600 के आसपास जो है वो राउंड फायर हुए, लेकिन उससे ज्यादा ही राउंड फायर हुए थे। अंग्रेजी सरकार ने डॉक्यूमेंट किया है कि लगभग 379 लोग जो हैं वो मरे हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा लोग जो हैं वो मरे थे। अंग्रेजों ने सही जो है वो काउंटिंग्स पेश नहीं किए हैं। आइए उन आगे के पॉइंट्स को भी देखते हैं। नाउ आगे देखिए, पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल ब्रिटिश इंडियन सोर्सेस 379 वर आइडेंटिफाइड डेड एंड अप्रॉक्सीमेटली 1100 वर वुंडेड। ये ऑफिशियल ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक कमेटी बिठाई थी इस पर, ठीक है, इसकी जांच के लिए, और उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑन द अदर हैंड एस्टिमेटेड मोर देन 1500 वर इंजर्ड एंड अप्रॉक्सीमेटली 1000 वर किल्ड। और जो लोकल्स हैं वो कहते हैं लगभग 1200-1300 लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि जो इंजर्ड हैं वो भी धीरे कुछ समय बाद जो है वो उनकी मृत्यु हुई, उनमें से भी कई मरे। The incident was followed by uncivilized brutalities on the inhabitants of अमृतसर। अब ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट के बाद ब्रुटैलिटी खत्म हो गई, ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो पूरा अमृतसर सहम गया, इतने लोगों को मार दिया। अब अंग्रेज सरकार जो है वो, या जो अंग्रेज थे उस समय अमृतसर के, या जो भी अंग्रेजी नुमाइंदे थे, वो सब जो है वो किस पे आ गए, कॉन्फिडेंस में, कि अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ओपनली भारतीयों को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया। भारतीयों को जमीन पर जो है वो नाक रगड़ने को बोला जा रहा है, जमीन पर जो है वो रेंगने को बोला जा रहा है अंग्रेजी अफसरों के सामने। अगर कोई अंग्रेजी अफसर आ गया तो भारतीय जमीन पर बैठेगा, जमीन पर रेंगता हुआ चलेगा। तो भारतीयों को ह्यूमिलिएट करना, भारतीयों को सप्रेस करना जारी रहा। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, martial law was proclaimed in the Punjab and public floggings and other humiliations were perpetrated. To take just one instance, अगर humiliation हम देखें कैसे की गई, Indians were forced to crawl on their bellies down the road on which the English missionary had been assaulted. जहां पर उस इंग्लिश मिशनरी को मारा गया था वहां पर भारतीयों को पेट के बल यानी कि रेंग के चलने को कहा गया। अब इसके जवाब में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जो है वो वापस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि जो है वो लौटा दी, जो उनको दी गई थी बोअर वार के दौरान। उन्होंने जो एम्बुलेंस कॉर्प्स जो है वो तैयार किया था, जहां पर उन्होंने अंग्रेजी सरकार की और अंग्रेजी सेनाओं की मदद की थी युद्ध के समय, एम्बुलेंस उन्हें प्रोवाइड करके। तो गांधी जी ने केसरे हिंद वापस कर दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड जो है वो अपना लौटा दिया। गांधी वॉज ओवरवेल्म्ड by the atmosphere of the total violence and withdrew the movement on 18 अप्रैल 1919। गांधी जी को पता चल गया कि वायलेंट होने लग गया मूवमेंट, ठीक है, तो मूवमेंट अभी वापस लेने का समय है, तो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया। कब? 18 अप्रैल 1919। उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ था, हु बोर द नेम राम मोहम्मद सिंह आजाद। देख रहे हैं, 4 नाम है उसमें, राम है, मोहम्मद भी है, सिंह भी और आजाद भी है। लेटर असैसिनेटेड माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर को जाकर उन्होंने मार दिया, लंदन में जाकर गोली मारी उन्हें। द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु प्रिसाइडेड ओवर द ब्रूटल ब्रिटिश सप्रेशन ऑफ 1919 प्रोटेस्ट इन पंजाब, उधम सिंह वाज हैंग्ड इन 1940। उधम सिंह को 1940 में मार दिया गया और 1974 में उधम सिंह की एशेज जो हैं वो उनके जो राख है वो भारत लाई गई। ठीक है, उनकी अस्थियों को भारत लाया गया 1974 में। तो उधम सिंह का नाम हम ध्यान रखेंगे। माइकल ओडायर को लंदन जाकर मारा था उन्होंने। नेक्स्ट चीज देखिएगा, अब माइकल
और डायर और जनरल डायर, इन्होंने जो एक पूरा कांड किया है, हत्याकांड जो किया है, इसके खिलाफ अंग्रेजी सरकार ने क्या कदम उठाया? तो अंग्रेजी सरकार ने इसके खिलाफ एक कमेटी बिठाई जो कि जांच करने वाली थी कि क्या हुआ है। उस कमेटी का नाम रखा गया हंटर कमेटी। आइए देखते हैं हंटर कमेटी में क्या क्या हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, उस समय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन थे? एडविन मॉन्टेगू ऑर्डर्ड दैट अ कमिटी ऑफ इंक्वायरी बी फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। अंग्रेजी सरकार ने कमेटी तो बिठानी थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किसने ऑर्डर किया? एडविन मॉन्टेगू ने। On 14th October 1919, the government of India announced the formation of the Disorder Inquiry Committee. ठीक है, हंटर कमेटी का ऑफिशियल नाम क्या है? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, which came to be more widely and variously known as Hunter Committee या Commission after the name of its chairman Lord William Hunter, जो कि फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल हैं ऑफ फॉर स्कॉटलैंड एंड सेनेटर ऑफ कॉलेज ऑफ जस्टिस इन स्कॉटलैंड। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? जो अटॉर्नी जनरल होता है उससे जस्ट एक नीचे पोस्ट होती है सॉलिसिटर जनरल, उसका डेप्यूटी आप मान सकते हैं अटॉर्नी जनरल का। ठीक है, सो वकील है, सरकार का वकील। तो अंग्रेजी सरकार का वकील स्कॉटलैंड के सॉलिसिटर जनरल है। ठीक है, क्या नाम है उनका? लॉर्ड विलियम हंटर। उनके लीडरशिप में कमेटी काम कर रही थी एंड द एक्चुअल नेम ऑफ द कमेटी वाज डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसको स्थापित किया जाएगा ऐसा अंग्रेजी सरकार ने घोषणा कब की? 14 अक्टूबर 1919 को। और किसके कहने पर यह घोषणा की गई? एडविन मॉन्टेगू के कहने पर। सारे पॉइंट हमें क्लियर होने चाहिए। अब देखते हैं पर्पस क्या था इस कमेटी का। द पर्पस ऑफ द कमीशन वाज टू इन्वेस्टिगेट द रीसेंट डिस्टर्बेंसेस इन बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब about their causes and the measures taken to cope with them। तो ऐसा नहीं है कि वायलेंट घटनाएं केवल पंजाब में ही हुई थी, वायलेंट घटनाएं दिल्ली और बॉम्बई में भी हुई थी। तो इन सारी वायलेंट घटनाओं की जांच करने के लिए कमेटी बिठाई गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देयर वर 3 इंडियंस, इस कमेटी में 3 भारतीय भी थे। अमंग द मेंबर्स नेमली सर चमनलाल हरिलाल सेतलवाद, जो कि क्या थे? वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। वाइस चांसलर इसलिए कि बिकॉज ऑब्वियसली चांसलर वाज अ इंग्लिशमैन। ठीक है, पंडित जगत नारायण, लॉयर एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। उसके अलावा सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, लॉयर फ्रॉम ग्वालियर स्टेट। याद रखेंगे ये 3 लोग जो है वो भारतीय थे हंटर कमेटी में। कौन कौन? सर चिमनलाल हरिलाल सेतलवद, उसके अलावा पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ये डायरेक्ट सवाल बनता है। मैंने आपको बोला ना, कॉन्सेप्ट भी तैयार होंगे हमारे और फैक्ट भी तैयार होंगे हमारे, दोनों एक साथ तैयार होंगे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया और साथ ही साथ हम सभी फैक्ट्स को लेते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब इन नवंबर द कमिटी रीच्ड लाहौर। अब कमिटी जो है वो हर जगह घूमी, बंबई भी गई, दिल्ली भी आई, अवध भी गई होगी, लखनऊ भी गई होगी। अब वो लाहौर पहुंची नवंबर में। ठीक है, नवंबर द कमिटी रीच्ड लाहौर एंड एग्जामिन्ड द प्रिंसिपल विटनेसेस टू द इवेंट्स इन अमृतसर। डायर वॉज कॉल्ड बिफोर द कमिटी। डायर को कमिटी के सामने बुलाया गया। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट वट ही हैड डन वॉज ओनली हिज ड्यूटी। डायर ने कॉन्फिडेंटली कहा कि जो उसने किया वो उसकी ड्यूटी थी। Dyer stated his intentions had been to strike terror throughout the Punjab and in doing so reduce the moral stature of the rebels। डायर ने ये कमेटी के सामने कहा कि मैंने जो किया वो पहली बात तो मेरी ड्यूटी थी, मुझे ऐसा करना था। दैट मीन्स उसने ये बात जो है वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी पर डाल दी कि जो मैंने किया है वो गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो पावर है मेरी। ये जो मैंने किया वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के तहत किया, जो भी अंग्रेजों का कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय का, उसके तहत मैंने किया ये। ठीक है, उसके अलावा उसने कहा कि ये मैंने पंजाबियों के मन में डर डालने के लिए किया ताकि उनके मन में भय जो है वो बना रहे, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, डायर इज रिपोर्टेड टू हैव एक्सप्लेन्ड हिज सेंस ऑफ ऑनर। मैंने बोला ना, वो उसने कहा ये पूरे ऑनर के साथ कि मुझे इनफैक्ट गर्व है, मुझे कोई रेग्रेट नहीं है, क्योंकि कमेटी ने पूछा कि आपने जो किया है क्या आपको इस चीज पे रेग्रेट है या नहीं। तो उसने जवाब दिया कि मैं रेग्रेट क्यों करूं, मुझे गर्व है इस चीज पर। क्या कहा उसने? देखिए, आई थिंक इट क्वाइट पॉसिबल दैट आई कुड हैव डिस्पर्स द क्राउड विदाउट फायरिंग
बट दे वुड हैव कम बैक अगेन एंड लाफ्ड एंड आई वुड हैव मेड व्हाट आई कंसिडर अ फूल ऑफ माई सेल्फ। उसने कहा कि मैं भली भांति समझता हूं कि अगर मैं एयर फायर करता या अगर मैं वार्निंग्स देता, बंदूकें दिखाता लोगों को, तो लोग वहां से चले जाते, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद वो फिर से वापस आ जाते और मैं मजाक बन जाता या मेरी अथॉरिटी का मजाक बन जाता। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कि उसने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी अथॉरिटी का मजाक बने और मैं एक मैसेज देना चाहता था, एक स्टेटमेंट जो है वो देना चाहता था और डर बैठाना था पंजाबियों के मन में, इसीलिए मैंने गोली चलाई वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ही डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू टेंड टू द वुंडेड आफ्टर द शूटिंग एज ही डिड नॉट कंसिडर इट हिज जॉब। अब लोगों को 10 मिनट गोलियां चलाई, घायल लोग चीखरे चिल्ला रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी होंगी और जो मरे नहीं होंगे। अब उन घायल लोगों को अस्पताल ले जाना है या उनकी जीवन की रक्षा करने का काम जो है वो नहीं किया, जबकि वो उसकी अथॉरिटी थी, वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ड्यूटी थी वो, राइट। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर पुलिस किसी को अगर एनकाउंटर करती है या पुलिस अगर किसी पे गोली चलाती है तो घायल को अस्पताल तक ले जाना ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, लेकिन उसने वो नहीं किया और उसने कहा कि मैंने वॉलेंटली नहीं किया, मैं कर सकता, नॉट वॉलेंटली, लेकिन मैंने वॉलेंटरली नहीं किया, मैं कर सकता था लेकिन मैंने जान के नहीं किया। ऐसा भी उसने वहां पर कमेटी के सामने जो है वो कन्फेस किया है, क्योंकि उसने कहा कि वो मेरी जॉब नहीं थी। The final report released in March 1920 unanimously condemned Dyer's action. मार्च 1920 में जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट ने यूनानिमसली कंडेम किया, दोनों जो ऑफिशियल थे और जो भारतीय थे, जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने सबने जो है वो डायर की एक्टिविटीज को कंडेम किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द रिपोर्ट स्टेटेड दैट द लैक, अब रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था देखिएगा, द रिपोर्ट स्टेटेड दैट द लैक ऑफ नोटिस टू डिस्पर्स, पहली बात तो नोटिस नहीं दिया गया जनता को कि आप यहां से भाग जाइए, फ्रॉम बाग इन द बिगिनिंग वाज एन एरर, ये पहला एरर था। दूसरा, द लेंथ ऑफ फायरिंग शोड अ ग्रेव एरर, जितने समय तक गोलियां चलाते रहे, अगर गोलियां चलानी ही थी तो एयर फायर करते, अगर आपको व्यक्तियों पर गोलियां चलानी थी तो कुछ गोलियां चलाकर आप रुक सकते थे। आपने 10 मिनट तक जो लगातार आपने फायरिंग कराई है वो अमानवीय थी, वो भी एक एरर था। उसके अलावा डायर्स मोटिव ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सफिशिएंट मॉरल इफेक्ट वाज टू बी कंडेम्ड, कंडेम किया गया कि डायर ने जो लोगों के मन में भय बनाने के लिए जो काम किया है इस चीज को, डायर हैड ओवरस्टेप्ड द बाउंड्स ऑफ हिज अथॉरिटी, डायर ने अपनी अथॉरिटी से बड़ा स्टेप लिया, जैसा गोली चलाने उसके पास हक नहीं था इतनी गोलियां चलाने का, उसको ऑर्डर्स नहीं थे। देयर हैड बीन नो कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन पंजाब, और यह बात भी जो है वो रिपोर्ट में शामिल हुई कि किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं की जा रही थी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पंजाब की, राइट। तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, वहां पर लोग पीसफुली जो है वो इकट्ठा थे। और आपने जो गोलियां चलाई हैं, जितने समय तक गोलियां चलाई हैं, वो आपका जो भी आपने किया है वो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस रिपोर्ट ने जनरल डायर पे किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई, कोई लीगल कार्यवाही नहीं करी। अब यह मुद्दा जो है वो कहां गया, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में गया। अब वहां देखते हैं क्या हुआ। अब खैर एक बार माइनॉरिटी रिपोर्ट देख लेते हैं, जो 3 भारतीय हैं वो माइनॉरिटी है, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी वो देख लेते हैं। सो माइनॉरिटी रिपोर्ट ऑफ द इंडियन मेंबर्स फर्दर एडेड दैट प्रोक्लेमेशंस बैनिंग पब्लिक मीटिंग्स वर इनसफिशिएंटली पब्लिसाइज्ड, जो बैसाखी के दिन पब्लिक मीटिंग्स को अवैध घोषित जो किया गया था उसको पब्लिसाइज नहीं किया गया था, यानी लोगों तक पहुंची नहीं थी वो बात। ठीक है, नेक्स्ट चीज, देयर वर इनोसेंट पीपल इन द क्राउड, भीड़ में जो है वो मासूम लोग थे। एंड देयर हैड नॉट बीन एनी वायलेंस इन बाग में किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं हो रहा था। डायर शुड हैव ईदर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू हेल्प द वुंडेड और इंस्ट्रक्टेड द सिविल अथॉरिटीज टू डू सो, डायर को या तो अपने सैनिकों को बोलना चाहिए था कि घायलों की मदद करें, या जो भी सिविल अथॉरिटी है, जो भी वहां का लोकल अस्पताल है, उसको कहना चाहिए था कि यहां पर वुंडेड्स को आप सपोर्ट करें। डायर्स एक्शन हैड बीन इनह्यूमेन एंड अनब्रिटिश, इनह्यूमेन और अनब्रिटिश कहा गया, एंड हैड ग्रेटली इंजर्ड द इमेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह थी माइनॉरिटी रिपोर्ट किसकी, जो कि भारतीय थे, उन्होंने ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए। अब इंग्लैंड में देखिए क्या हुआ इसके विरोध में। इन इंग्लैंड इट फेल टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ वॉर
सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ वॉर पे जो है वो बात आई, जो कि उस समय कौन थे एट दैट टाइम वाज विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर कौन सी होके रही थी अभी, प्रथम विश्व युद्ध था। तो विंस्टन चर्चिल जो है वो उस समय प्रथम विश्व युद्ध में विंस्टन चर्चिल थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ वॉर, और द्वितीय विश्व युद्ध में विंस्टन चर्चिल थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, याद रखेंगे आप ये बात। खैर मैं आपको विश्व युद्ध में या वर्ल्ड हिस्ट्री में कराऊंगा ये चीज डिटेल में। अब विंस्टन चर्चिल के अंदर थे कि ये रिपोर्ट जो है वो टू रिव्यू द रिपोर्ट ऑफ कमीशन, कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करें। अब विंस्टन चर्चिल की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बेसिक चीज बता दूं तो एक बहुत स्टॉन्च कंजर्वेटिव है, रेशियली अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है, और भारतीयों का बिल्कुल भी जो है वो शुभ चिंतक नहीं है। भारतीयों को अपने से बहुत नीचे तबके का इंसान समझता है, वो इंसानों में ही नहीं कई बार गिनती करता है वो भारतीयों की। सो दैट मीन्स बहुत ज्यादा जो है वो एक वाइट सुप्रेमेसी जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा है। इस तरह की पर्सनैलिटी है विंस्टन चर्चिल की। लेकिन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स चर्चिल कंडेम्ड व्हाट हैड हैपेंड एट अमृतसर। चर्चिल ने कंडेम किया और मॉन्स्टरस कहा जनरल डायर की एक्टिविटीज को। अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एच एस्क्विथ कॉल्ड इट वन ऑफ द वर्स्ट आउटरेजेस इन द होल ऑफ आवर हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो कोटेशंस है ना बीच बीच में कि किसने क्या कहा है, ये सवाल में पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के मतलब के संदर्भ में ऐसा किसने कहा है। तो एच एस्क्विथ ने कहा है वन ऑफ द वर्स्ट आउटरेजेस इन द होल ऑफ आवर हिस्ट्री। द कैबिनेट एग्री, अब जो कैबिनेट है उसने क्या एग्री किया देखिएगा, अग्रीड विद चर्चिल दैट डायर वाज अ डेंजरस मैन एंड कुड नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू इन हिज पोस्ट। द डिसीजन दैट डायर शुड बी dismissed was conveyed to the army council. In the end, Dyer was found guilty of a mistaken notion of duty by relieved of his command in March 1920। तो जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन है उसमें विंस्टन चर्चिल ने अपने मुद्दा रखा और बोला कि डेंजरस है, बहुत डेंजरस इंसान है कौन, जनरल डायर। अब ये बात गई आर्मी काउंसिल के आगे, क्योंकि ये जनरल डायर आर्मी का बंदा है तो आर्मी की कोर्ट उस पर फैसला लेगी, और आर्मी की कोर्ट ने क्या किया, उसका कोर्ट मार्शल किया, उसको अपनी ड्यूटी से डिस्पैच किया। भारत से उसको इंग्लैंड बुलाया गया, सेना से उसको निकाल दिया गया, डिसऑनरेबली डिस्चार्ज किया गया उसे, लेकिन उसको पेंशन दी गई और आधी सैलरी भी मिलती रही उसे जब तक उस पर केस चला। ठीक है, इसके अलावा और कोई पेनल्टी नहीं हुई उसे, कोई सजा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन पेंशन वो लेता रहा। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, he was recalled to England, no legal action was taken against him, he drew half pay and received his army pension। मार्च 1920 में उसको नौकरी से निकाला गया और इंग्लैंड भेज दिया गया वापस, भारत से इंग्लैंड बुला लिया गया। अब अंग्रेजों ने किस तरह सपोर्ट किया, तो मॉर्निंग पोस्ट नाम का एक कंजर्वेटिव अखबार है ब्रिटेन का उस समय का, मॉर्निंग पोस्ट ने 26,000 पाउंड जो है वो इकट्ठा किए डोनेशंस के नाम पे डायर के लिए। इज रिपोर्टेड टू हैव रेज्ड द सम ऑफ रुपीज ऑफ नॉट रुपीज बट 26,000 पाउंड फॉर डायर। उसके अलावा देखिए भारत में क्या क्या रिएक्शन था। द क्लर्जी ऑफ गोल्डन टेम्पल लेड बाय जत्थेदार अरुण सिंह ऑनर्ड डायर बाय डिक्लेयरिंग हिम अ सिख। जो गोल्डन टेम्पल है, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि गोल्डन टेम्पल की क्लर्जी जनरल डायर को एक सिख घोषित कर रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल है ना वहां पर जो भी अथॉरिटीज थी वो अंग्रेजों के ही नुमाइंदे थे, तो ये जो अरुण सिंह है ये अंग्रेजों का ही नुमाइंदा था, इसलिए इसने जनरल डायर को सिक्खी प्रोवाइड करी। ठीक है, The honoring of Dyer by the priests of Sri Darbar Sahib Amritsar was one of the reasons behind the intensification of demand for reforming the management of Sikh shrines already being voiced by societies such as Khalsa Diwan Majha and Central Majha Khalsa Diwan. This resulted in the launch what came to be known as गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। 1920 में जो है वो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको कराऊंगा मैं गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट क्या है, लेकिन उसी के साथ जुड़ी हुई एक घटना है कि जनरल डायर को सिख बनाया गया, किसके द्वारा, जो गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब, नॉट आनंदपुर साहिब लेकिन जो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है श्री दरबार साहिब अमृतसर, वहां की जो क्लर्जी है उसने अरुण सिंह है ना, जत्थेदार जो है वो अरुण सिंह, उसने डायर को सिख डिक्लेयर किया। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा कांग्रेस का क्या व्यू है इस हंटर कमिटी को लेकर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड इट्स ओन
नॉन ऑफिशियल कमिटी, कांग्रेस ने अपनी खुद की नॉन ऑफिशियल कमिटी अपॉइंट करी, दैट इंक्लूडेड मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, एमआर जायकर एंड गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कौन कौन जो है वो कांग्रेस की जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी उसका मेंबर कौन कौन था। सो मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, एमआर जायकर और गांधी जी। The Congress put forward its own view. This view criticized Dyer's Act as inhuman and also said that there was no justification in the introduction of martial law in Punjab. कांग्रेस कर ही कह सकती थी, नॉन ऑफिशियल कमेटी थी, कोई अथॉरिटी तो उनके पास थी नहीं। जिनके पास अथॉरिटी थी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो रॉलेट एक्ट आया, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और हंटर कमेटी ने भी कुछ खास किया नहीं। इसके खिलाफ जो भारतीयों में रोष था, वो रोष इकट्ठा करने में गांधी जी कामयाब रहे जब उन्होंने खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन को जोड़कर सत्याग्रह, जो नॉन कोऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। ठीक है, तो इन्हीं सब भावनाओं को इकट्ठा करने में गांधी जी वो कामयाब रहे। अगर आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशन वो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। सो आज के टॉपिक में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स, एक थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स हैं जो मैंने जान के छोड़े हैं, वो माइक्रो एनालिसिस में कवर करूंगा। जैसे कि मैंने कहा ना, दीज आर जस्ट फाउंडेशनल सेशंस। मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूं, बाद में जब मैं माइक्रो एनालिसिस लेकर आऊंगा तब हम सारी चीजों को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, गांधी जी का क्या रोल था, कांग्रेस का क्या रोल था, अंग्रेजी सरकार का क्या रोल था, उस पर जब मेंस ओरिएंटेड सवालों को जब मैं लेकर आऊंगा ना, तो वहां पर हम डिटेल में समझ लेंगे उन चीजों को। ठीक है, जो छोटे छोटे पॉइंट रह गए हैं उनको, राइट। अभी केवल फाउंडेशनल नॉलेज हमें इकट्ठा करनी है। सो आज के सेशन को मैं कंक्लूड करता हूं। आज हमने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड और फिर हंटर हंटर कमीशन और उसकी रिपोर्ट, ये सारे टॉपिक आज हमने कवर किए। आज से पहले के जो टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, उन टॉपिक्स को देखिए। अगर लेक्चर आपको लंबे लगते हैं तो समय लगा लीजिए, समय आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। खाली हाथ मत बैठा कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, और इतना सब कुछ नोट करने की आपको जरूरत नहीं होती है। इसीलिए मैंने हाईलाइट की होती है, जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जिन चीज को आपको नोट करना होता है ना, जो नोट्स बनाने होते हैं, वो मैंने हाईलाइट किए होते हैं। आपको लगेगा कि एक पूरी की पूरी किताब छाप दी, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें आपको थोड़ी पढ़नी है, मैंने केवल ये समझाने के लिए लिखा होता है, ताकि आपको दिख जाए कि किस तरह लिखा होता है। उसमें से जो कीवर्ड्स होते हैं उनको मैंने हाईलाइट किया होता है। उन कीवर्ड्स के अराउंड आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं, वो सेंटेंस फॉर्म करने हैं आपको अपनी भाषा में। इसीलिए मैं आपको इतना इंटेंसिवली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि वो सेंटेंस फॉर्म करने की जो ट्रिक है ना, जो तरीका है, वो आपका खुद से डेवलप हो। क्योंकि सेंटेंस फॉर्म करने में ही ओरिजिनलिटी आनी चाहिए। यही सारा गेम है मेंस का, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट यही है, फैक्ट्स तो यही रहने वाले हैं ना, कॉन्सेप्ट भी यही रहने वाला है, सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। इसीलिए इन कीवर्ड्स के अराउंड सेंटेंस फॉर्म करना शुरू कर दो। पहले आपके सेंटेंस बड़े बड़े बनेंगे, धीरे धीरे वो छोटे होते जाएंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे आप। सो नोट्स बनाने की कला आपको अपने हिसाब से सीखनी पड़ेगी। वैसे नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कुछ मैं आपको एक अलग से सेशन दे दूंगा, एक छोटा सा, कि प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, किताबों में से नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, किन किन किताबों को अप्रोच करें, इन सब पे मैं सेशन लूंगा एक अलग से। ठीक है, सो आज के सेशन को मैं यहां कंक्लूड करता हूं। पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। बीच बीच में जो मैं सवाल पूछता जाता हूं उनके जवाब कमेंट में जरूर दें। कमेंट में चेक करता रहता हूं, मैं नोट करता रहता हूं कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड एट रिप्लाइंग और वो सारी चीजें, लेकिन मैं चेक जरूर करता हूं। जब भी मुझे समय लगता है मैं देखता जरूर हूं कि कौन बच्चा फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि फीडबैक मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। फीडबैक देना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा आपको फील होता है इस पूरे लेक्चर के बारे में, वैसा आप फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें कमेंट्स में। ठीक है, लाइक कीजिएगा सेशन को अगर आपको बढ़िया लगे तभी, और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को अगर ये बढ़िया लगेगा देखने में, उनके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा, तो शेयर करने से कतराना मत। ठीक है, सो आप जानते हैं काम आपको करना ही होता है। ठीक है, सो अगर आप रेगुलरली मेरे सेशंस को फॉलो कर रहे हैं तो इसी एंथुसियाज्म से, जिस एंथुसियाज्म से मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग जुड़े रहिए। इसी तरह मैंने आपको कहा है ना, हिस्ट्री के साथ पॉलिटी आपकी तैयार कर दूंगा, मैं सोसाइटी आपकी तैयार कर दूंगा, इकोनॉमिक्स का बेस डाल दूंगा, ज्योग्राफी धीरे धीरे प्रिपेयर कर दूंगा आपकी मैं। जुड़े रहिए आप मेरे साथ बस। ठीक है, सो अंत में मैं
सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट को कहना चाहूंगा कि अगर वो तैयारी करना चाहते हैं एक थॉरो तरीके से, एक पूरा का पूरा मटेरियल वो चाहते हैं कि उनके सामने हो और अपने घर के आराम में बैठ के वो पढ़े, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनको स्टडी IQ की लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, पूरा प्रोग्राम अवेलेबल है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। उसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अबंडेंस में मटेरियल अवेलेबल है, चेक कीजिएगा, ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, आज के सेशन को मैं यहां खत्म करता हूं। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।